हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्टडी IQ आरंभ। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और अभी तक आपको सारे लेक्चर समझ में आए होंगे। क्लास 8 की हिस्ट्री एनसीईआरटी कर रहे थे हम, जिसमें कि हमने ब्रिटिश के एडवेंट के बाद, ब्रिटिश रूल स्टार्ट होने के बाद क्या क्या चेंजेस आए, लोगों की लाइफ पे कैसे कैसे इम्पैक्ट पड़े, पीजेंट्स ने कैसे सफ़र किया, ट्राइबल्स ने कैसे सफ़र किया, चिल्ड्रन ने कैसे सफ़र किया, अलग अलग सेक्शंस की प्लाइट बेसिकली हमने देखी। तो आज हम देखेंगे कि विमेन की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट आया, क्या चेंजेस आए, 19th सेंचुरी के अंदर विमेन की सिचुएशन क्या थी, क्या सिनेरियो था। सो लेट्स बिगिन। द चैप्टर्स नेम इज विमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म। सो इफ वी टॉक अबाउट 200-300 ईयर्स अगो इन द 19th सेंचुरी, तो जस्ट इमेजिन एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा वर्ल्ड, एक ऐसा देश जहाँ पे आज हम रह रहे हैं, इतने प्रोग्रेसिव समाज में, AI के ज़माने में, वहाँ पर उस टाइम पर क्या सिचुएशन थी। पॉलीगैमी था, सुपरस्टिशंस थे, विचक्राफ्ट चलते थे, विडो रीमैरिज अलाउड नहीं थी, सती था, पॉलीगैमी था, इतने ज़्यादा सुपरस्टिशंस थे उस टाइम पे। तो ये सब चल रहा था उस टाइम पर। सोशल रिफॉर्मर्स का आना और इन सभी चीज़ों को चैलेंज करना, एक प्रोग्रेसिव समाज की नींव रखना कितना टफ था, ये देखेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। सबसे ज़्यादा जो सफ़र किया वो लोअर कास्ट और विमेन ने सफ़र किया। तो ये चैप्टर हमें बताएगा कि विमेन की और लोअर कास्ट की क्या प्लाइट थी, क्या उनकी कॉल थी, कैसे उन्होंने राइज किया, अपने राइट्स के लिए कैसे खड़े हुए, क्या क्या उनकी मूवमेंट्स थी। तो ये सब करेंगे आज हम। सो 200 ईयर्स अगो इंडिया जो था, उसका पिक्चर जो था वो इंटायरली डिफरेंट था। कैसे डिफरेंट था? मोस्ट चिल्ड्रन, चाइल्ड मैरिज बहुत ही एक कॉमन फिनोमिना होता था। मेन कुड मैरी मल्टीपल वाइफ्स, मतलब पॉलीगैमी बहुत ही कॉमन चीज थी उस टाइम पे, राइट। विडोज फेस्ड डेथ बाय सती, सती बहुत कॉमन था। विमेन हैड नो प्रॉपर्टी राइट्स और एनी एक्सेस टू एजुकेशन, आज जो हम देख रहे हैं। देन सोसाइटी वाज डिवाइडेड बाय कास्ट विद अनटचेबल्स। यस, अनटचेबल्स डिड एग्जिस्ट एट दैट टाइम, जहां पर उनको बिल्कुल मेन स्ट्रीम सोसाइटी से वंचित किया जाता था फ्रॉम ऑल द राइट्स। दे फेस्ड सीवियर डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम द मेन स्ट्रीम एंड एक्सक्लूजन फ्रॉम द टेम्पल्स एंड पब्लिक स्पेसेस एंड पब्लिक प्लेसेस। तो ये सब था। दिस इज अ पिक्चर ऑफ सती। यस, ये एक्चुअल में होता था, प्रैक्टिकल में होता था। इमेजिन आज के टाइम पे अगर कोई ऐसे जबरदस्ती किसी को आग में फेंक दे तो क्या सिनेरियो होगा। वेरी इनह्यूमेन। तो सोसाइटी जो थी, यू कैन से उस टाइम पर वी वर इनटू सम सॉर्ट ऑफ डार्क एजेस। एनलाइटनमेंट या रेनेसा नहीं आया था। एनलाइटनमेंट और रेनेसा लेके आए सोशल रिफॉर्मर्स, जिन्होंने चैलेंज किया उस टाइम के एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस को, सोसाइटी को, सोसाइटी के अंदर जो कुरीतियां चल रही थी उनको चैलेंज किया। वो खड़े हुए लोगों के राइट्स के लिए, कास्ट सिस्टम को उन्होंने चैलेंज किया, विडो रीमैरिज के लिए वो खड़े हुए, वो सती के अगेंस्ट खड़े हुए, विमेन के राइट्स के लिए खड़े हुए और सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी की भावना लेके आए कि रीजन ह्यूमैनिज्म और नेचुरलिज्म पे बेस्ड होनी चाहिए सोसाइटी, ना कि सुपरस्टिशंस पे। और उन्होंने एक अलग इंटरप्रिटेशन ली हमारी एंशिएंट टेक्स्ट की, ना कि वो जो ऑर्थोडॉक्स डेफिनेशन थी जो डिस्क्रिमिनेशन करता था सोसाइटी के अंदर। तो ये सब चेंजेस आए 19th सेंचुरी में ड्यू टू सम सोशल रिफॉर्मर्स विच वी आर गोइंग टू स्टडी। सो द डॉन ऑफ सोशल चेंज। सोशल चेंज कैसे आया? न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन आए। अब आप एक बात बताओ, अगर हम, मेरे को अपनी कोई बात प्रोपोगेट करनी है, किसी को बतानी है वाइड स्केल पे, मास पे, तो मैं कैसे बताऊंगी? थ्रू प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, लाइक मैसेजेस के थ्रू। लेकिन उस टाइम पे इमेजिन 200-300 साल पहले, 400 साल पहले, जब कोई प्रिंट टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन नहीं था, मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, तो कैसे अपनी बात प्रोपोगेट करी जाए? तो ये एक ब्रेक थ्रू मिला किसकी वजह से? प्रिंट टेक्नोलॉजी की वजह से। प्रिंट टेक्नोलॉजी इंडिया में इंट्रोड्यूस करी थी पोर्तुगीज ने अराउंड 1552 के आसपास। उसके बाद 1600-1700 में जाके वो पूरे इंडिया के अंदर धीरे धीरे प्रोपोगेट हुई, धीरे धीरे स्प्रेड हुई। देन पीपल वर एबल टू राइट देयर मैसेजेस। जो रिफॉर्मर्स थे या नेशनलिस्ट थे, वो अपने मैसेजेस को कैसे प्रोपोगेट करते थे? थ्रू प्रिंट मीडिया। तो उनका मॉडस ऑपरेंडी क्या होता था? नॉवेल्स लिखना, जर्नल्स लिखना, किताबें लिखना, वर्नैकुलर में लिखना, ताकि हमारा मैसेज प्रॉपरली फर्स्ट हैंड फॉर्म में सभी तक जाए। वो रैशनलिज्म के थ्रू अपनी बातें प्रोपोगेट करना चाहते थे, समाज को एक इगैलिटेरियन सोसाइटी में कन्वर्ट करना चाहते थे। कैसे किया? प्रिंट रेवोल्यूशन के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू।
सो दे प्रोपोगेटेड देयर मैसेजेस थ्रू बुक्स, न्यूज़पेपर्स एंड पैम्फलेट्स, जो कि वाइडली एक्सेसिबल होने लगे 19th सेंचुरी के आते आते, जिसने कि एनेबल किया कि ऑर्डिनरी लोग भी अब पढ़ पाते थे, लिख पाते थे और डिबेट कर पाते थे. ऑल्दो द majority of population was illiterate, however vernacular language was used to propagate the message. जो भी बात communicate करनी होती, अपना मैसेज पहुंचाना होता, vernacular या local languages के थ्रू पहुंचाया जाता था ताकि सब उसको समझ पाए. Then reform movements begin. reform movements क्या थी? जो सोसाइटी के अंदर सोशल रिफॉर्म की तरफ टारगेटेड थी. कुछ सोशल रिफॉर्मर्स आए लाइक राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, ईवी रामास्वामी नायकर. ये सारे, इन सब ने ट्राई किया सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म्स लाने के लिए, प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनाने के लिए, विच वॉज बेस्ड ऑन रीजन एंड नॉट ऑन सुपरस्टिशन. सो दे बिगैन. इंडियन रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने ब्रह्मो सभा फाउंड की थी, जो लेटर ऑन ब्रह्मो समाज बना था इन कैलकाटा, विच परसुएडेड पीपल टू अबैंडन अनजस्ट प्रैक्टिसेस जो उस टाइम पे चल रही थी एंड अडॉप्ट अ प्रोग्रेसिव वे ऑफ लाइफ. कि लाइफ को फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच से देखो, ना कि अभी तक जो हम करते आ रहे हैं. somebody had to challenge the superstitions, the dogmas that were already existing in the society. just because कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी उसको सैंक्शन करता था, डजेंट मीन कि वो सही है, चाहे मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन उसको फॉलो कर रहा हो. गलत, रॉन्ग इज रॉन्ग इवन इफ एवरीबडी इज डूइंग इट, एंड राइट इज राइट इवन इफ नोबडी इज डूइंग इट. सो समबडी हैड टू चैलेंज. जो एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूट्स थे उस टाइम पे, उनको चैलेंज करना, एक राइट व्यू देना, एक रैशनल रीजनेबल व्यू पॉइंट रखना लोगों के सामने जो फैक्ट्स पर बेस्ड हो, वो बहुत जरूरी था. यूनिवर्सलिज्म लेके आए इन्होंने, रैशनलिज्म पे फोकस किया, साइंटिफिक थ्योरीज पे फोकस किया, साइंस को बोला कि दिस शुड बी द रीजन ऑफ इंटरप्रेटिंग थिंग्स एंड नॉट जस्ट द इन्फरेंसेस, जो कि ऑर्थोडॉक्स मॉडल पे बेस्ड है. सो दीज वर द सोशल रिफॉर्मर्स दैट चैलेंज द डॉगमास एट दैट टाइम. सो लेट्स talk about Raja Ram Mohan Roy. He was the champion of women's rights. Raja Ram Mohan Roy को father of Indian Renaissance भी कहा जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय रेनेसा? रेनेसा एक वो एनलाइटनमेंट मोमेंट है जहां पर डार्क एजेस से लाइट एजेस की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इंडियन सोसाइटी में. जो हमारे कुरीतियां उस टाइम पे चल रही थी, जो सुपरस्टिशंस चल रहे थे, जो डार्क यू कैन से प्रैक्टिसेस चल रही थी, उनको छोड़ के और प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरफ जो ट्रांजिशन हुआ उसको बोलते हैं रेनेसा, जिसका सोशल बेस मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया ने प्रोवाइड किया. देयर वर मेनी रीजंस वेयर इन द सोसाइटी ट्रांजिशन फ्रॉम अ डार्क एज टू मॉडर्न एजेस. सबसे जो देयर वर मेनी रीजंस, बहुत सारे रीजंस थे. सबसे पहला रीजन था ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉलोनियल पीपल इन द इंडियन सॉइल. इनकी प्रेजेंस की वजह से हम वी वर एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन आर कल्चर एंड देयर साइंटिफिक कल्चर. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन वॉज द एजुकेशन. जब मिडिल क्लास को एजुकेशन मिली, वो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ के आए, सो दैट उन्होंने आके अपने कंट्री में आके देखा कि ये डिफरेंस क्यों है सोसाइटी के अंदर, यहाँ पे इतनी अनरीजनेबल और इर्रेशनल चीज़ें क्यों चल रही हैं. सो दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द इंस्टीट्यूट्स लाइक द, जैसे कार्ल मार्क्स वगैरह ने, वॉल्टेयर ने, मॉन्टेस्क ने दूसरे कंट्रीज के अंदर, यूरोप के अंदर रेनेसा लेके आया. सो दे गॉट इन्फ्लुएंस फ्रॉम दो स्कॉलर्स एंड दे ट्राई टू कॉपी द मॉडल इन आर कंट्री. सो सेकेंड रीजन वॉज एजुकेशन एज द सोशल बेस. देन थर्ड रीजन वॉज, तीसरा रीजन क्या था? तीसरा रीजन था हमारा, जो ऑलरेडी हमारे कंट्री के अंदर सुपरस्टिशंस थे, उनको चैलेंज करना, उनको एक्सेप्ट करना इन द सेम वे पॉसिबल नहीं था. अगर आप एक रैशनल व्यू लोगे, सो यू विल नॉट सैंक्शन अनजस्ट थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन इन योर कंट्री. सो दीज वर सर्टेन रीजंस. देन कैंपेनिंग अगेंस्ट द सती. सती के अगेंस्ट कैंपेन करने के लिए आपको फैक्ट से अपनी बात को बैक करना पड़ेगा. सो राजा राम मोहन रॉय जैसे जो रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने एंशिएंट टेक्स्ट को, वेदास को फैक्ट करते, बैक करते हुए बोला कि एंशिएंट टेक्स्ट, हमारे जो रिच इंडियन टेक्स्ट है, इट डज नॉट सैंक्शन सती, के आप एक जिंदा इंसान को आग के अंदर मरने के लिए डाल दो जस्ट बिकॉज हर हस्बैंड इज नो मोर. सो देर इज नो रैशनल व्यू, देर इज नो रैशनल बैकिंग अबाउट इट. सो वी नीड टू स्टॉप इट. इमेजिन अ सोसाइटी जहां पर पूरी मास ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो एक चीज कर रहा है, एंड यू आर स्टैंडिंग अगेंस्ट द सोसाइटी एंड चैलेंजिंग द इंस्टीट्यूशन दैट इज गोइंग ऑन सिंस एजेस. तो कितना करेजियस एक्ट था ये. बट येस, देयर वर पीपल हु केम एंड हु चैलेंज सर्टेन थिंग्स एंड प्रोपोगेटेड अ रैशनल एंड रीजनेबल मैसेज.
सो दे यूज्ड एंशिएंट टेक्स्ट टू प्रूव विडो बर्निंग हैड नो रिलीजियस सैंक्शन। कोई भी धर्म इस बात को सैंक्शन नहीं करता कि आप किसी जिंदा इंसान को मार दो आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ। सो ही सक्सेसफुली लॉबीड हिज कॉल फॉर द, और 1829 में क्या हुआ फिर, बंगाल रेगुलेशन के अंदर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अबॉलिशन ऑफ सती को जारी किया कि सती नहीं करी जाएगी। इट विल बी कंसीडर्ड इलीगल इफ समबडी इज प्रैक्टिसिंग सती। हाउएवर इट डिड नॉट स्टॉप देन एंड देयर इटसेल्फ। लीगल बैकिंग आने से जरूरी नहीं है कि उसी टाइम सोसाइटी के अंदर वो चीज स्टार्ट हो जाएगी। इट टुक एजेस, इट टुक सर्टेन ईयर्स टू एक्चुअली प्रैक्टिकल फॉर्म में इसको इंप्लीमेंट करने में। हाउएवर दीज स्टॉन स्टेप्स वर टेकन ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय। देन विमेन्स एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इसके लिए भी काफी लोगों ने एफर्ट्स किए हैं। Like he also advocated for Western education and greater freedom for women, which challenged confinement to the domestic work. That women should not be confined to the four walls. एक domestic work के लिए ही नहीं बनी है women. They should be given equal rights in terms of education also, like their male counterparts. Then he was a gifted scholar. Raja Ram Mohan Roy जो थे, he was a gifted scholar and he read a lot of languages. He was a multilingual scholar. He mastered Sanskrit also, Persian and certain European languages to engage with both Indian traditions as well as British officials. So he was better able to अच्छे से सिंथेसिस करके अपनी बात को ये रखते थे। यूरोपियन कल्चर को भी पढ़ते थे और इंडियन कल्चर को भी देखते थे। उसके बाद वो अपने पॉइंट्स जो हैं वो रीजनेबल तरीके से रखते थे टू कन्विंस इंडियन सोसाइटी एट दैट वेरी टाइम। द विडो रीमैरिज मूवमेंट, तो बंगाल रेगुलेशन ने सती को तो बैन कर दिया। व्हाट अबाउट विडो रीमैरिज? विडोज का होगा क्या? बहुत ही ज्यादा गंदी प्लाइट थी, बहुत ही गंदी सिचुएशन हुआ करती विमेन की उस टाइम पे। ईदर दे वर आस्क्ड टू कमिट सती और दे वर अबैंडन्ड बाय द सोसाइटी। सोशल अबैंडनमेंट बहुत ज्यादा थी। सो द विमेन हु वर नॉट सेल्फ सफिशिएंट, जिनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट नहीं मिल रही थी, फैमिलीज भी अबैंडन कर देती थी, तो उनका क्या होगा? सम पीपल started to educate them, to skill them so that they can earn a little bit for themselves. तो ये धीरे धीरे ये steps लिए गए by some reformers. So the Widow Remarriage Act movement ये 1856 में basically फोर्स में आया था with the efforts of many social reformers such as ईश्वर चंद्र विद्यासागर, who himself started certain schools for the abandoned women, or otherwise also he became principal for many girls schools. So 1856 में there became a law permitting remarriage, faced fierce opposition and social boycotts. Definitely आप उस टाइम की किसी established चीज को challenge करोगे तो you will face opposition from majority of section of the population. तो यहाँ पर भी same चीज होती थी. However, they still stood firm in their acts, in their callings कि हमें ये करना ही करना है. So despite support from reformers like Veersalingam Pantulu, Swami Dayanand Saraswati and Arya Samaj, few widows they actually remarried due to conservative resistance. There were people जो उस टाइम पे challenge करते थे, जिन्होंने काफी सारे efforts किए. So education opens doors for girls. Education is the best weapon to change the world for obviously regardless of the gender. So क्या हुआ, एक वो देखते हैं mid 1800 में क्या हुआ. There were first schools established especially for women. ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बॉम्बे के अंदर, और बॉम्बे के अंदर कुछ रिफॉर्मर्स जो थे, इन्होंने कुछ गर्ल्स स्कूल खोले डिस्पाइट फियर्स अबाउट पब्लिक एक्सपोजर एंड डोमेस्टिक ड्यूटीज. लाइक आपके फर्गूसन कॉलेजेस खुले, लेडी हार्डिंग कॉलेज खुला, देन वुड्स डिस्पैच के अंदर भी कुछ पैसे सैंक्शन किए गए थे विमेन के लिए, गर्ल्स स्कूल वगैरह के लिए. डफरिन हॉस्पिटल्स खुले जहाँ पर विमेन की नीड थी, विमेन को एम्प्लॉय किया गया जहाँ पे. सो देयर वर वेरियस एफर्ट्स दैट वर डन फॉर विमेन. देन लेट 1800 में क्या हुआ, यही स्कूल्स एक्सपैंड हुए अलग अलग पार्ट्स में. लाइक आर्य समाज ने पंजाब में गर्ल्स स्कूल बनाए, ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में बनाए ताकि एजुकेशन मिले विमेन को. मुस्लिम्स की अगर हम बात करें, सो मुस्लिम विमेन दे लर्नड कुरान इन अरेबिक्स एट होम ओनली. मुस्लिम्स की जो प्रोग्रेसिवनेस थी वो थोड़ा लेट आई थी रिलेटिवली. हाउएवर पैरेलल में कुछ मुस्लिम रिफॉर्मर्स ट्राई कर रहे थे
कि यहाँ इनकी सोसाइटी में भी जो है वो विमेन को इम्प्रूव किया जाए इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। सो 1880s की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटीज़ आने लगी, विमेन एंटर्ड इनटू यूनिवर्सिटीज़, दे वर ट्रेन्ड एज डॉक्टर्स, टीचर्स एंड बिगैन पब्लिशिंग critical views on women's status, right? So these were certain changes that were introduced in the field of education for women. D.K. कार्वे ने यूनिवर्सिटी बनाई फिर 1916 में, 1900 में देन लेडी हार्डिंग कॉलेज बना. There were certain other universities and colleges also जहाँ पर women की entry हुई. So this was the gradual process wherein women entered the education. Then there were women reformers also like Pandita Ramabai. Pandita इनको इसलिए बोले थे because she was very educated, she was very literate. So she was a Sanskrit scholar who founded widows' home in Pune, providing shelter and economic training for the mistreating widows. Then we talk of Tarabai Shinde. She published स्त्री पुरुष की तुलना. It was a journal that she had published जिसमें कि इन्होंने criticize किया social differences को between men and women and the treatment that was done to the widows. Then बेगम रुकैया की अगर हम बात करें, so she started certain schools for Muslim girls in Patna and Calcutta and she fearlessly criticized the religious leaders that how they treated women at that time, right? So by early 20th century, women formed political pressure groups demanding suffrage and better healthcare, education. They joined nationalist movements and socialist movements from the 1920s. Like after the advent of Gandhi in 1915, it gave a major breakthrough to the women's participation in national movement. तो एक काफी push मिला था women को after entering of Gandhi in the political scene of India. Then let's talk of caste system. So there were two types of social reform movements जो 19th century के अंदर prevalent थी इंडिया में. One was revivalist and another one was reformist. Revivalist वो movements थी जो पुराने religion को, जो पुरानी ancient text को, जो पुरानी चीज़ों को रिवाइव करने की बात करती थी, और रिफॉर्मिस्ट वो थी जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म करने की, उनको बेटर करने की बात करती थी. सो देयर वर people who were supporting either of the two. So if we talk of caste system, so what was the intellectual challenge? Reformers, they translated Buddhist texts which were critical of caste. Pratna Samaj and Paramhans Mandalis were some of the organizations which dealt exclusively for the caste system, जिन्होंने equality की बात करी, जिन्होंने reasonability की बात करी, जिन्होंने social discrimination को ख़त्म करने की बात करी, untouchability को criticize किया कि there should be equity and equality in the society, जो untouchability है उसको ख़त्म किया जाए. Then education का access अगर हम बात करें तो Christian missionaries के आने के बाद they tried to build schools even for the tribals, जो एक अच्छा step था towards the upliftment of the tribals and the lower caste in the society. Then urban migration, if we talk of poor and low caste people, they moved to cities for factory jobs, construction work and municipal services, escaping the rural oppression. जो परेशान थे they tried to migrate. सो इस उम्मीद में, इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि शायद सिटीज़ में जाके हमारी सिचुएशन इंप्रूव होगी, तो वहाँ पे जाके दे स्टार्टेड डूइंग मेनियल जॉब्स. उसके बाद न्यू अपॉर्चुनिटीज़, कैसे आर्मी रेजिमेंट्स आए कुछ जिन्होंने ऑफर किया एम्प्लॉयमेंट टू वाइड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. लाइक फॉर एग्जांपल जो लेदर वर्कर्स थे, दे प्रॉफिटेड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1 फ्रॉम आर्मी शू डिमांड. तो इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट के आने से सोशल अपलिफ्टमेंट भी होता है, बिकॉज सोशल मोबिलिटी बढ़ती है. अगर आपके पास इकोनॉमिक फ्रीडम होती है, देन सोशल मोबिलिटी बिकम्स ईजी. इट इज़ ईजी टू मूव अपवर्ड्स एंड चूज. तो फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट होता है. वो कैसे आएगा? अलग अलग काम करने से, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज से. देन ज्योतिबा फुले एंड फाइट फॉर इक्वालिटी. ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र के अंदर कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स किए थे. बहुत किताबें लिखी, जर्नल लिखा, अवेयरनेस फैलाई, क्रिटिसाइज किया कास्ट सिस्टम को, अनटचेबिलिटी को, स्कूल्स बनाए, हेल्प करी लोगों की अपलिफ्ट करने के अंदर. So he had revolutionary ideas. Fulle argued कि ब्राह्मण्स जो है ना, they are foreign Aryans who subjugated the indigenous people, और जो original peoples हैं, जो
एबोरिजिनल्स हैं, जो जिसको ये इंडियन लैंड बिलोंग करती है, दे आर एक्चुअली द शूद्रास एंड अति शूद्रास. सो दे नीड टू यूनाइट अगेंस्ट दिस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड क्रिटिसाइज करना पड़ेगा इस चीज को. ही रॉट सेवरल जर्नल्स एंड बुक्स, लाइक फॉर एग्जांपल गुलामगिरी आई इनकी 1873 के अंदर, विच ही डेडिकेटेड टू द अमेरिकन अबॉलिशनिस्ट. एक्चुअली अमेरिका के अंदर भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, सो ही वॉज एबल टू एसोसिएट द इंडियन डिस्क्रिमिनेशन विद द अमेरिकन डिस्क्रिमिनेशन. देयरफॉर ही रॉट गुलामगिरी. ये एक्सक्लूसिवली बुक थी ऑन स्लेवरी, स्लेवरी के ऊपर थी, राइट, जो हर तरह की इनइक्वालिटी को क्रिटिसाइज कर दी थी. Then comes सत्यशोधक समाज. He founded this association to propagate caste equality and challenge upper caste nationalism. Basically जितने भी organizations आए, reformist movements आए, reformers आए, सब लोग basic चीजें ही propagate करते थे. social equality आए, economic equality आए, humanism पे based होना चाहिए, scientific temper develop होना चाहिए, secularism हो, universalism आए, rationalism आए, reasonability आए, science आए, logic आए, और वो डिसीजन लेने में हेल्प करे, ना कि रिलीजियस डोगमास और सुपरस्टिशंस या ऐसी कोई चीज. सो दिस वाज द सिनेरियो. देन अंबेडकर की बात करते हैं. अनदर सोशल रिफॉर्मर. ही वाज बोर्न इन अ महार फैमिली एंड एक्सपीरियंस्ड जो वर्स्ट फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, वो फेस किया था इन्होंने. बट स्टिल ही वॉज रेकलेस एंड रिलेंटलेस इन हिज परस्यूट टू सोशल इक्वालिटी एंड ही बिकेम अ स्कॉलर with maximum number of degrees, and he was the chief draftsman or chief head of the drafting committee of the Constitution of India. There are many phrases which are dedicated to him. He wrought excellence. So he experienced severe caste discrimination and prejudice. He started 1927 के अंदर टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट करी, जब इनको वेल से पानी लेने के लिए डिनाई कर दिया था और टेम्पल के अंदर एंट्री डिनाई कर दी थी. तो इन्होंने वहीं पर शिवलिंग बना दिया था कि दिस इज माय मंदिर, दिस इज माय टेम्पल ओनली फॉर दलित डिग्निटी. ही फॉट रिलेंटलेसली फॉर दलित डिग्निटी. सो अंबेडकर लेड 3 such movements for temple entry between 1927 and 35. इनका एम क्या था? टू मेक एवरीवन सी द पावर ऑफ कास्ट प्रेजुडिसेस विद इन सोसाइटी. Then we talk of E.V. रामास्वामी नायकर, जिन्होंने who is famous for temple entry movement. साउथ इंडिया के अंदर, केरला के अंदर टेम्पल एंट्री हर कास्ट को अलाउड नहीं थी, लोअर कास्ट को बैन किया जाता था. यू आर नॉट अलाउड टू एंटर इन द टेम्पल्स. सो ही वाज अ स्टॉन्च बिलीवर इन सोशल इक्वालिटी एंड एंट्री टू द टेम्पल. ही लेफ्ट कांग्रेस आफ्टर विटनेसिंग. इन्होंने एक इंसिडेंट विटनेस किया था जहां पर की अलग अलग सीटिंग थी, हायरार्किकल सीटिंग थी एक इवेंट में, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का इवेंट हुआ था कोई. सो then and there itself he left the Congress and founded self-respect movement for the lower caste, and he argued कि untouchables जो है they held the original Tamil या Dravidian culture, and also he criticized Hindu scriptures as tools of Brahman authority and male domination. के जो हमारे पुराने टेक्स्ट हैं, the Brahmins are taking wrong interpretation of that and they are dominating the entire society, especially the lower caste. Now, what is the legacy of these social reform movements? First of all, social organizations. ब्रह्मो समाज आया, आर्यो समाज आया, प्रार्थना समाज आया, रामाकृष्णा मिशन आया, एंड सिंह सभा आई. They all promoted education, equality and challenged the orthodoxy. I told you कि बेसिक आइडिया जो था सभी डिफरेंट रिफॉर्म मूवमेंट्स का, वो आइडिया सेम था. सोशल इक्वालिटी प्रमोट करना, रीजनेबिलिटी प्रमोट करना, रैशनैलिटी लेके आना और लॉजिक पे बेस्ड डिसीजंस लेना. देन लीगल रिफॉर्म्स आई, लाइक 1829 में सती का बैन हो गया विद द बंगाल रेगुलेशन. 1856 में विडो रीमैरिज को लीगल कर दिया गया. 1829 में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट आया, देन जिसमें कि मैरिज एज फिक्स कर दी. बेसिकली इट वाज शारदा एक्ट, जिसके अंदर मिनिमम मैरिज एज फॉर मेल एज वेल एज फीमेल फिक्स कर दी. एंड देयर आफ्टर काफी सारे एक्ट्स प्रोग्रेसिवली आते गए टुवर्ड्स द अपलिफ्टमेंट ऑफ विमेन, लाइक हिंदू मैरिज एक्ट, सक्सेशन ऑफ मैरिज एक्ट. देयर आर मेनी एक्ट्स देयर आफ्टर. देन विमेन एम्पावरमेंट के लिए विमेन गेन्ड एजुकेशन एंड एंटर्ड प्रोफेशंस. दे फॉर्म्ड पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड जॉइंड नेशनलिस्ट मूवमेंट्स डिमांडिंग सफरेज एंड इक्वालिटी. देन कास्ट चैलेंजेस की अगर बात करें तो लोअर कास्ट मूवमेंट्स डिमांडेड डिग्निटी एंड इक्वालिटी थ्रू
दो ऑर्थोडॉक्स ग्रुप्स रेजिस्टेड, हाउएवर डिबेट्स आज भी कंटिन्यू है. So basically these 19th and 20th century reform movements, they transformed the Indian society, challenging age-old inequalities like sati, widow marriage and other things, and laying foundations for modern democratic values. तो आज जो हम एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी देखते हैं, इट हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ 200 and 300 years and struggle of many social reformers. So we should thank them, and we genuinely adopted the social reforms with wholeheartedly and gradually, जो हमने legalize भी करे हैं, like maternity act and several other acts also. So this was the chapter. If you have any doubts, you can ask me, you can comment below. So do like, subscribe and share if you like the videos.